चलिए चलते हैं इस अध्याय की ओर, जो मैं बिल्कुल सुपर फास्ट कराऊंगा क्योंकि समय कीमती है, आपका भी। और आजकल ऑनलाइन माध्यम है तो हम समय के अनुरूप ही सब चीज तैयार करके आपके सामने लेके आ सकते हैं। मैं ज्यादा बातें ना करके चलता हूँ इस चैप्टर की एक बार हाईलाइट को जान लेते हैं। हाईलाइट में क्या है, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, ये रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का पूरा नाम है। इसमें हमें क्या जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, क्या इसका दैनिक जीवन में महत्व है, इसको लिखते कैसे है और इसके कितने प्रकार होते हैं। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि यहाँ हम किस तरह से लोहे पर जंग लगना, जो हमारे बिल्कुल दैनिक जीवन में सामने आता है, किस तरह से लोहे पर जंग लगता है, अगर उससे बचाना है तो उसका संचारण कैसे किया जाता है, ये सारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। जब कोई भी दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ या एक से अधिक पदार्थों को बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यहां एक नया पदार्थ बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अब हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या होती है, कैसे इसके इधर से इधर की ओर चलेंगे कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के क्या लक्षण होते हैं। एक तो इनमें रंग में परिवर्तन हो जाता है, जैसे मैंने ये क्या लिया, ये कॉपर सल्फेट का जो है ना नीला रंग है और मैंने इसमें कील डाल दी लोहे की कील डालने पर इसका रंग क्या होगा, इसका रंग हरा हो गया। तो ये जो कुछ पहले था जो कुछ बाद में हुआ, इस परिवर्तन को ही तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रंग में परिवर्तन हो जाता है, वही तापमान में भी हम आपको परिवर्तन देखने को मिलता है कि तापमान में भी परिवर्तन है। कुछ अभिक्रियाओं में उष्मा निकलती है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोलते हैं, जब भी NaOH को पानी में डाला जाता है तो क्या होता है, उष्मा निकलती है। आपने जैसे मतलब कली देखी होगी गांव में, तो कली जब करते हैं ना, नीचे जमीन पे फर्श पे करते हैं, अब तो खैर सब जगह पत्थर ईंटें लग चुकी है, लेकिन जब पहली लिपाई करते थे तो कली का काम करते, जैसे ही हम उसको पानी में डालते थे तो वो उबल के निकलने लगता है। तो उबल के निकलने का मतलब है कि उष्मा निकलती है। साथ साथ हम देखें कि गैस का निकलना, वो गैस निकलना, वे बुलबुले बनने, जैसे कि मैंने देखा है कि जिंक को यदि हम HCl में डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक को डालेंगे, तो उसमें बुलबुले के रूप में गैस निकलेगी। और यहाँ कौन सी गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस निकली है। साथ ही हम देखेंगे कि अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप वह होता है, ध्यान रखिएगा ये छोटे छोटे शब्द है जो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। जब दो विलयन आपस में मिलने पर एक घुलनशील ठोस पदार्थ बन जाता है, ऐसे को अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है, एक घुलनशील ठोस जो रूप बन जाए वो क्या होता है। जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड विलयन। अच्छा एक बात मैं बता दूं, ये जो नोट्स है इतने अच्छे बने हैं कि सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। जैसे ये प्रश्न एग्जाम में आया है, ये प्रश्न एग्जाम में आया है, और ठीक ठीक ये प्रश्न भी एग्जाम में आया है। ये अभिक्रियाओं से रिलेटेड चैप्टर है। जब मैं इसका आपको PYQ सारे कराऊंगा तो तब एक एक क्वेश्चन इन्हीं नोट से आके मैं दिखाऊंगा कि कहां से ये छपे हैं। अवक्षेप क्या होता है, यहां आपने देखा कि सिल्वर क्लोराइड का एक सफेद अवक्षेप नीचे बैठ गया है बीकर के अंदर। देखो चित्र में मैंने जैसा दिखाया है, ये मैंने डाला और नीचे एक ठोस चीज कुछ बन के तैयार होगी जो कि है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड है। यहीं देखेंगे कि अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जहां अवस्था में परिवर्तन को जैसे ठोस द्रव गैस में भी परिवर्तन, ये ऐसा देख लो, इसका एक सैंबल जैसे मैं, ठीक है। अगर यहाँ कोई पदार्थ A है, मैं यहाँ एरो लगा दूं और ये B बन जाए, अब इस B की जो अवस्था रहेगी, यानी जो पहले A था और अब ये बाद में जैसे कि B होगा। हाँ चलो एक सीधा एग्जांपल, जैसे मैंने पानी का बर्फ का एक टुकड़ा लिया और बर्फ का टुकड़ा जब मैं गर्म करूंगा तो वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा, यानी जो पहले ठोस रहा होगा वो पिघल के अब क्या हो गया वो भाई, वो बिल्कुल लिक्विड हो गया। तो अवस्था में परिवर्तन होता है, जिसे हम क्या लिखते हैं, इनके ब्रैकेट में जैसे S लिखा होगा तो सॉलिड है, अगर वो
जलीय विलयन में आ गया तो AQ लिखा होगा। तो जिन अभिक्रियाओं में जैसे S का मतलब मैंने पोस्ट में बताया कि वो सॉलिड होगा और AQ का मतलब वो जलीय विलयन, ठोस से क्या होगा बिल्कुल जल अवस्था में बदल गया, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, वो सॉरी ऐसे में क्या होता है उनकी अवस्था में परिवर्तन होता है। चलिए क्लियर है। यहाँ बस इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या थी, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक लक्षण होते हैं। सभी अभिक्रियाओं में एक से अधिक लक्षण दिखाई देना अवश्य नहीं है, ये होते हैं, ये जरूरी नहीं कि नहीं होते। मतलब इसने कहा कि एक से अधिक लक्षण दिख सकते हैं, लेकिन हर एक में दिखे ये जरूरी नहीं है। दैनिक जीवन में महत्व है, इसकी आगे भी चर्चा कर लेंगे, जैसे भोजन का पकना, दूध का फटना, फल का पकाना। फल को जैसे क्या जैसे अभी फिलहाल कुछ ही सालों में न्यूज थी कि फलों पे एक चीज लगाई जा रही है जो बहुत ही गलत है खाने के लिए, कुछ एथीन का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन वो नहीं पकाने में करना चाहिए। कुछ और है जो उसकी जगह फलों को पकाने में हम काम कर सकते हैं, दवा बनाने में, ये सब की सब चीज, बैटरी फैक्ट्रियों में बैटरी बनाने में, फैक्ट्रियों में अग्निशामक की दुनिया भर की चीज है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली स्लाइड मेरी यहाँ कंप्लीट होती है, आगे चलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से लिखते हैं, क्या रासायनिक समीकरण होती है, रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से वैज्ञानिक दर्शाते हैं, ये वैज्ञानिकों का काम है। जो मेरे पीछे बोर्ड पे स्लाइड पे जो लगा है वो वैज्ञानिकों का काम है कि वे किस तरीके से लिखते। हमें केवल समझना कि क्या हुआ, हमने समझा कि क्या चीज थी, अब उसको लिखना भी पड़ेगा। तो लिखने का मेथड ये आज आपके सामने। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त करती है और समीकरण इसमें अभिकारकों तथा उत्पादकों को लिखा जाता है सूत्रों के द्वारा। जैसे यहाँ इस साइड में क्या होता है, ये अभिकारक होते हैं, इस साइड में जो बनते हैं ये उत्पाद होते हैं। बाह्य हिस्से में मैं पहले बता दूं, यो मेरा बाया हिस्सा, यो मेरा दाया हिस्सा। तो बाह्य हिस्से में हमेशा क्या लिखा जाता है, बाह्य हिस्से में हमेशा अभिकारक लिखे जाते हैं, दाएं हिस्से में हमेशा उत्पाद लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ इनमें दो अभिकारक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जो मिलकर एक उत्पाद बने मैग्नीशियम ऑक्साइड। और लेकिन लिख किस तरीके से रखे, इस तरीके से लिखा जाता है। समीकरण के बाएं भाग में अभिकारक तथा दाएं भाग में उत्पाद लिखा जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे की चर्चा करते हैं, शब्द समीकरण क्या होती है। यानी बिल्कुल अगर मैं इसको यहाँ संकेत भाषा, इनके संकेत में ना लिख के सीधे कहीं में लिख दूं, हिंदी में ही लिख दूं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम, तो ये शब्द समीकरण होती है। लेकिन वहीं अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, ये सूत्र समीकरण होती है। यानी सूत्रों में लिख दो इसको, मैं संकेत में यानी सूत्रों में लिख दो, तो ये सूत्र है, ये शब्द है। यहाँ इधर अभिकारक ये उत्पाद दिखाया गया है। अब रासायनिक संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, एक प्रकृति का नियम है जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यह नियम बताता है कि अभिक्रिया को जब भी कोई अभिकारक एक उत्पाद से दूसरे जब भी कोई अभिकारक उत्पाद बनते हैं तो जो उनमें द्रव्यमान पहले था वही द्रव्यमान बाद में रहेगा। क्लियर है, वही द्रव्यमान बाद में, यानी न तो वो कभी बनेगा कहीं से आगे उसमें जुड़ जाएगा और नहीं वो नष्ट, केवल वे अपने स्वरूप बदलते रहते हैं, है ना। ये इसमें लिखा है। जैसे मैग्नीशियम ले लो, ये 2 मैग्नीशियम है तो 24 दूनी 48 ग्राम। यहाँ ऑक्सीजन है 16 का होता है 32 ग्राम हो गए, क्योंकि 2 है। यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 32 और 48 जोड़ोगे तो टोटल 80 हो जाएगा। तो उधर भी 80 ही बनेगा। तराजू में बताया गया है कि कोई चीज न तो बनेगी और न ही नष्ट होगी, केवल स्वरूप का चेंज होगा। अब यहाँ वही चीज है, अगर कोई हमने संकेत में वो लिख दिया, यानी समीकरण के रूप में, अगर हम किसी समीकरण के रूप में हम रासायनिक अभिक्रिया को लिख रहे हैं तो लिखते समय त्रुटि ना आ जाए। इस त्रुटि को ही क्या करना है, जब लिखते टाइम त्रुटि आ जाती है, जैसे हमने देखा है असंतुलित रासायनिक समीकरण, यहाँ मैग्नीशियम 1 था, ऑक्सीजन 2 थी। इधर देखा गया तो मैग्नीशियम भी 1, ऑक्सीजन भी 1, लेकिन ये तो गलत हो गया, परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो नहीं कर रहा, इस वजह से ये असंतुलित। और असंतुलित समीकरण को संतुलित करना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है, वो इस वजह से है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होगा। इसमें देख लिए मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, सब भली भांति 2-2 है। क्लियर है, ये मैंने यहां समझा दिया। संतुलित करने की विधि, ये एक आधा क्वेश्चन इससे जरूर आता है, इंपॉर्टेंट चीजें किस तरीके से करते हैं। जैसे हमने देखा कि H2O2 ये समीकरण जो है संतुलित नहीं थी, यहाँ हाइड्रोजन की तो 2 है उस तरफ, लेकिन ऑक्सीजन के पास 1 की कमी थी। तो हमने पहले स्टेप में क्या किया,
चलो हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। इसमें तो देखा कि ऑक्सीजन, ओहो ऑक्सीजन में गड़बड़ है भैया। अब ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए मैंने इसमें 2 से गुना कर दी, क्योंकि इधर ऑक्सीजन की 2 की कमी थी। 2 से गुना करते टाइम क्या होगा, हाइड्रोजन 4 हो गई। अब फिर से त्रुटि हो गई, अब फिर से त्रुटि होगी, तो चलो इस साइड में अब की बार 2 की गुना कर देते। तो इस तरीके से हमने पूरी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर दिया। क्लियर है या नहीं है? नहीं है तो मेरी वीडियो को पीछे करके देख लेना, अभी इतना टाइम नहीं है। क्लियर है? आगे देखते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। मैं एक बार देख लूं, अभी केवल 10 मिनट और 10 मिनट मेरे पास और है। रासायनिक समीकरण ये तो सेम ही है। अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार की होती है। इसको जानने के लिए कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब सीधे सीधे जोड़ है। अगर कॉम्बिनेशन, आप इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ होता है और डिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, डिकॉम्पिसेशन है शायद, कॉम्बिनेशन कुछ गड़बड़ आ रही है, कॉम्बिनेशन डिकॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन स्पेलिंग में ठीक है। यानी एक तरफ तो जोड़ना होता है, एक तरफ क्या होता है, हटाना होता है। जहां हम 2 चीजों को एक साथ जोड़ेंगे वो कॉम्बिनेशन होता है, संयोजन होता है। हिंदी में ही जान लो, इंग्लिश की क्या जरूरत है। संयोजन होता है जोड़ना, और वियोजन होता है वियोजन, हटा देना, बगल बगल, टाटा बाय बाय, खत्म। एक था और 2 में टूट गए, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन। परिभाषा मैंने बहुत अच्छी साफ सुथरी दी है, एक बार आप पोज पे क्लिक कर और इस परिभाषा को पढ़ ले। मैं एक बार बता दूं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक ही यौगिक बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन। जब एक पदार्थ अलग अलग भागों में विभाजित होकर 2 पदार्थों के रूप में बन जाता है, उसे वियोजन। यानी 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना देता है, ऐसे को वियोजन। अब यहां मैंने इसी के ही मैंने देखो पार्ट बनाए हैं। एक ऊष्मा उपघटन होता है, एक विद्युत, एक प्रकाशीय। यानी अगर आप अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, सॉरी इसमें अपघटन लिखा है, मैं वियोजन बार बार कह रहा हूं। अपघटन अभिक्रिया को, अगर आप अपघटन अभिक्रिया को पढ़ रहे हैं तो इसके साथ में तीन एक्सपेरिमेंट जरूर देख लेना जो ऊष्मीय अपघटन होता है। जैसे ये ऊष्मा देके हमने अलग अलग करा दिया। जब पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग किया जाता है तो ऐसे अपघटन में विद्युत अपघटन विधि यूज की जाती है। और सीधे सीधे है ये है सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड में सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस जो है हवा में उड़ जाती है। क्लियर है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है मैं ऐसा करता हूं, ये मेरे पास है और ये मैंने किसी और को दे दिया, इसे विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब अधिक क्रियाशील तत्व, यानी मेरे पास बहुत अच्छा खासा धन संपत्ति थी, एक पेन थी, मुझे कोई गरीब भाई मिला और मैंने उसे दे दी। जब अच्छा खासा आदमी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है। जिंक जो है कमजोर था, कॉपर के पास अच्छा था, लेकिन कॉपर ने क्या दिया, भाई साहब जिंक तुम सल्फेट ले लो, तो ये जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बिल्कुल आजाद हो गया। या हम दूसरी तरीके से देखें तो अच्छा खासा आदमी भी आजाद होना चाह रहे। ये इसका एक सूत्र है जो मैंने A+BC है, यहाँ इसके पास AC आ जाएगा और BC से B अकेला रह जाएगा। ये कुछ अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन का मतलब है एक सीधे दुकानदार वाली बात है, मैं पैसे दूंगा तो तू सामान दे दे। यहाँ इसमें क्या होता है, सोडियम सल्फेट जो है, तो सोडियम सल्फेट में से सल्फेट जो है वो Ba के पास चले जाएगा और यहाँ से क्लोरीन ये अपने पास ले लेगा, यानी सोडियम क्लोराइड सीधा नमक बन जाएगा और यहाँ बेरियम सल्फेट बन जाएगा। ये सारी अभिक्रिया ये याद करने वाली है, ये एग्जाम में आती ही आती है, ठीक है, ये एग्जाम में आती ही आती है। आगे चलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। आपने अभी तक 4 पढ़ी, लेकिन 5 और मैं 6, 7, 8 भी कराऊंगा। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है? अवक्षेपण, अभी हमने एक अवशेष निकाला था। अवशेष निकालने से क्या हुआ था कि उसमें कुछ नीचे तली में बैठ गया था, नीचे बैठना, इसका मतलब अवक्षेपण ध्यान है। तो जब मैंने पीछे स्लाइड में बताया था कि अवक्षेप शब्द क्या होता है, तो इसमें ठीक कुछ नीचे बैठ जाएगा। जब 2 जलीय यौगिक के विलयन आपस में मिलने पर अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है, ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण कभी कभार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, तो ये याद रखिएगा, है ना। ये जो नीचे का चिन्ह है,
जहां भी एरो में नीचे का चिन्ह आएगा तो इसका मतलब है कोई चीज है जो नीचे बैठ गई है, कोई चीज है जो नीचे बैठ गई है, ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और जहां कहीं ऊपर उड़ने का चिन्ह आ जाए, जैसे मान के चलो कि मैं इसमें लगा दूं कि ऑक्सीजन हवा में ऊपर उड़ गई, यहाँ क्लोरीन है ये ऊपर उड़ गई, तो ये अभिक्रिया उष्माक्षेपी उष्माशोषी होती है। मैं बता दूं, शायद मेरी स्लाइड में नहीं है, एक अभिक्रिया जो उष्मा को अवशोषित करती है, एक अभिक्रिया जो उष्मा को छोड़ देती है, वो उष्माक्षेपी एक उष्माशोषी होती है। दो अभिक्रिया और आती है जिसमें उष्मा का शोषण होता है, शोषण मतलब सोच लिया ना, और जिसमें उष्मा छोड़ दी जाती है, त्याग होता है, उसमें उष्मा क्षेपी कहलाती है। ठीक है, क्लियर है। ये मैंने एक सारांश दे दिया, आप चाहो तो इन सूत्र के जरिए भी सीधा सीधा याद रख सकते हैं। चलते हैं आगे के कार्यक्रम पे। ऑक्सीकरण अपचयन, ये दो भाई सिर की दर्दी होती है। ये दो भाई सिर की दर्दी क्या है, इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है, मैं बाद में समझा दूं क्योंकि मुझे, इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं एक सीधा सीधा तर्क आपको बता दूं, ऑक्सीकरण और ये जो शब्द है ये थोड़ा सा आपको मतलब ऐसा कर देते हैं ना, भूल भलैया टाइप होते हैं। ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक क्या होता है, अपचयन और अपचायक क्या होता है। जहां कारक लग जाए, जहां कारक लग जाए पीछे, जहां यक लग जाए, जहां कै लग जाए, या इंग्लिश में सीधे सीधे बताओ जहां एजेंट आ जाए। एजेंट आने का मतलब है कोई आदमी है जो लेने और देने का काम कर रहा है। अब देखो, केवल 2 मिनट दो, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर। जहां कारक आ जाए, चाहे अपचायक, यक क्या आ गया ना, चाहे आक्सी कारक क्या आ गया, तो इसका मतलब ये सदस्य है, एक आदमी है, एक आदमी मैं हूं जो देता है, दानी है, एक आदमी है जो लेता है, यानी ये दो एजेंट है, एक देने वाला है एक लेने वाला है। यहां देने वाले को ऑक्सीकार क्या देगा, ऑक्सीजन को देगा। जो ऑक्सीजन को देगा वो होता है ऑक्सीकारक, जो ऑक्सीजन लेगा वो क्या होता है, वो अपचायक। अपचायक क्लियर। पहले मैं इसे समझा दूं, ये तो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है, लेकिन ये वे आदमी है जो करा रहे हैं। यहां कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड, इसने क्या किया, ऑक्सीजन दे दिया, देने वाला है। तो ये जो देने वाला होगा, यहां जो कॉपर होगा, ये क्या है, ये ऑक्सीकारक है मेरे भाई। और यही हाइड्रोजन, यहां इसमें बात करें तो H2O, ये हाइड्रोजन सॉरी जल बना है। जो ये जल बना है इसमें हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ले ली है, तो यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहां लिखा है मैंने कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीकारक है, और यही लिखा है मैंने हाइड्रोजन अपचायक है। यानी दो सदस्य है, एक जो लेता है वो अपचायक होता है, एक जो देता है वो ऑक्सीकारक होता है, ओ सॉरी ऑक्सीकारक होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस शब्द में ऑक्सीजन का लेना देना हो रहा है, हाइड्रोजन की भी बात आ सकती है, हाइड्रोजन पे भी इस चीज को समझा जा सकता है। मैंने ये सारी चीजें, 3 चीज लिखी है, इनमें से जो आपको ठीक लगे, ऑक्सीकरण कराए, स्वयं अपचयित हो जाए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन के बेस पे भी मैं समझा सकता हूं, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही करेंगे। किसी और दिन जब लंबा सेशन लेंगे तो बहुत डिटेल्स में चीजों को समझेंगे। यही ऑक्सीकरण क्या होता है, ये तो अभिक्रिया है मेरे भाई। जहां साफ साफ आपको न दिख जाए कि ऑक्सीजन का लेना देना हो रहा है तो ऑक्सीकरण है। जहां आपको साफ साफ दिख जाए कि ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है ना, या ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है, सॉरी ऑक्सीजन, किसी ने ऑक्सीजन ग्रहण कर ली है, तो वो ऑक्सीकरण होगा। और जहां बात करें कि ऑक्सीजन त्याग दी है, ऑक्सीजन त्याग दी है, तो ऐसे में क्या करेगा, हम इसी ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। ऑक्सीजन त्यागी जा रही है, कॉपर ने ऑक्सीजन छोड़ दी है और हाइड्रोजन ने ग्रहण कर ली है, तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन कहते हैं। और जहां ऑक्सीजन ऐड हो जा रही है, ऐसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ये अभिक्रियाएं है, ये एजेंट है, ये दोनों मतलब समझ लो। 6 शब्द है, किसी और दिन बहुत अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल के लिए ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हालांकि मैं दाई बाई नहीं हो रहा, स्क्रीनशॉट में आपको जरूर दिक्कतें बन रही होगी। तो ऐसा करेंगे कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल बना लूंगा अभी तो, क्योंकि मैं अभी शुरुआत है, तो धीरे धीरे टेलीग्राम जब चैनल बन जाएगा उस पर मैं अपनी पीडीएफ पूरी अपलोड कर दे दूंगा, वहां से आप इसे सीधा डाउनलोड कर लेना। अब नेक्स्ट चलते हैं, अपचायक जो मैंने पीछे बता दिया ना थोड़ा सा,
हाँ, एक अभिक्रिया रह गई मेरे से, रेडॉक्स अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें लेने देना चलता रहता है, यानी जहां पता चले कि जिंक ने ऑक्सीजन ले भी ली और कॉपर सल्फेट ने ऑक्सीजन छोड़ भी दी, यानी जिसमें लेना और देना दोनों ही दर्शाए जाए। यहाँ देखिएगा, यहाँ केवल लिया जा रहा है, यहाँ देखिए कि यहाँ केवल दिया जा रहा है। लेकिन ऐसी अभिक्रिया जिसमें लिया भी जा रहा हो और छोड़ा भी जा रहा हो, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन और अपचयन दोनों होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ सब चीजें सारांश में एक साइड में दे देता हूं, आप चाहे तो इसे ट्रिक या रिमेंबर तौर पे याद रख सकते हो। यही अपचायक में पहले इसका जिक्र कर चुका हूं कि अपचायक क्या होता है? विकृत गंधिता। वसा एवं तेल युक्त खाद्य पदार्थ वायु में आने पर वसा, है ना, जैसे देखो नमकीन, है ना, घी, तेल या घी में दुर्गंध, बादाम पसीज जाना, बेस्वाद हो जाना, तल कर रखे पदार्थ में निस्वाद, चिड़चिड़ापन आ जाना, है ना, तो ये सब क्या होते हैं? विकृत गंधिता के उदाहरण होते हैं। विकृत गंधिता के रोकथाम के लिए क्या करें? आप इसको हवादार डिब्बे में बंद कर दो। अगर ये चिप्स है, तले भुनी चीज है, तो नाइट्रोजन बिल्कुल बंद पंक्ति, देखो नाइट्रोजन पैकेट में पैक कर रखी है इसने, इस वजह से पॉपकॉर्न या जो आप खाते हैं कुरकुरे, ये कभी पसीजे नहीं, क्योंकि उनकी पैकेट में नाइट्रोजन या एक्रिय गैस भरी होती है। इसकी चर्चा हम आगे आने वाले चैप्टर में करेंगे। यही एंटीऑक्सीडेंट मिला दो उस चीज में, तब भी हो जाता है, और फ्रिज में रख दो, यहाँ ऑक्सीकरण से आप बच सकते हो। मैंने और सारी चीजों को नीचे लिखा। अब लो भाई, कुछ संचारण टॉपिक रहेगा। हाँ, एक टॉपिक यहाँ है, मैं सीधे चौथे, पांचवें, छठे पे चलेगा। संचारण क्या होता है? संचारण देखो, मैं पढ़ा रहा हूं, आपको बस करना क्या है, आपको आगे पीछे जहां से भी लगे हाथों आपको नॉलेज लेनी है। संचरण क्या है? जब धातु, वायु, जल या नमी की उपस्थिति धीरे धीरे सतह पर अपघटन होकर कमजोर कर दे। संचरण जैसे देखो, जर लग रहा है, लोहे पर जंग लगना, तांबे के पाइप का हरा पड़ जाना, यहाँ से हरा रंग सा पड़ जाता है, और जहाज पर पूरा जहाज ही जंग से गिर जाता है। बहुत सारे जहाज, देखो जहाज भी खराब हो जाते हैं और वेस्ट जाते हैं, उनका लोहा बिकता है। ऐसे में क्या करें आप? अगर एक गैल्वेनीकरण आपने शब्द छोड़ा होगा, गैल्वेनीकरण क्या होता है? जिंक की परत चढ़ा देना। ये प्रश्न आया है एग्जाम में। गैल्वेनीकरण क्या होता है? जिंक की परत चढ़ा देना, जैसे टीन के डिब्बे, है ना, इन पे गैल्वेनीकरण क्या होता है? टीन के डिब्बे पे गैल्वेनीकरण, जिंक की परत चढ़ा देते हैं, इससे वो जंग नहीं लगते हैं। मिश्र धातु बना देना, दो ऐसी धातु को जोड़कर एक ऐसी धातु बना दो ताकि उसमें ना ऑक्सीडेशन हो, और विद्युत लेपन के जरिए हम बचा सकते हैं कैथोडिक, इससे छुटा सकते हैं ना। जहाज के निचले भाग पर जिंक की सल्फेट और जिंक की प्लेट लगा देते हैं, जिससे कैथोडिकरण कहते हैं इसे। कैथोडिक यहाँ संरक्षण विधि लिखी है, शुष्क एवं हवादार स्थान पर धातु वस्तु को रख देना। इस तरीके से हम संचरण के रोकथाम के उपाय कर सकते हैं। कैसी लगी मेरी वीडियो? 20 मिनट में सारे कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन लगभग मैंने करा दिया। आगे भी अगर आपको ऐसे ही सारे चैप्टर करने हैं तो फटाफट मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।